हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। वीकली एक्सपायरी से पहले हमने देखा कि बाजार दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी 62 और सेंसेक्स की बात करें 185 अंक गिरकर बंद हुआ है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज हमने सब आज कारोबार होते हुए देखा है। बाजार में दिन भर किस तरह की हलचल रही है, कारोबार के लिहाज से आज का दिन कैसा रहा, सहयोगी मानसी दवे बता रही हैं। बिल्कुल, तो दिन भर बाजार का हाल जैसा दिखा, एक रेंज में ही बाजार ट्रेड कर रहे थे, लेकिन क्लोजिंग होते होते बैंक निफ्टी ने बेहद अच्छा सरप्राइज दिया, क्योंकि अच्छी बढ़त के साथ वहां पर करीब 150 अंकों की तेजी पर क्लोजिंग हमने देखी। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी की तरफ से लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स क्लोज नजर आए। लेकिन चलिए वॉल्यूम बजर्स के साथ अगर शुरुआत करें, हैप्पीएस्ट माइंड्स, हाइपेंस्फीयर प्रॉपर्टीज जैसे तमाम स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आए। टाटा एलेक्सी के स्टॉक प्राइस में भी हमने अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड्स देखे। वहीं दिलीप बिल्डकॉन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां भी थी जो कि अच्छे लेवल्स पर दिन भर ट्रेड करते हुए दिखी और उसमें वॉल्यूम्स जो है लगातार बढ़ते हुए हमने देखे। बाजार को सबसे ज्यादा तेजी सपोर्ट देने का काम अगर कोई स्टॉक्स कर रहे थे तो वो एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक्स थे। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स हमने देखे। वहीं कोटक बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंकिंग स्पेस तो तेजी दिखाई रहे थे, लेकिन ऑटो बिक्री के आंकड़े जो आते हुए दिखे, इसके चलते ऑटोमोबाइल स्पेस भी फोकस में था और ऑटो बिक्री के नंबर्स में भी जो ऑटो बिक्री की सेल्स थे उसमें सबसे दमदार परफॉर्मेंस महिंद्रा एंड महिंद्रा का आता हुआ दिखा। इसका एक इंपैक्ट हमने देखा। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने नतीजों के साथ ही काफी अच्छा एक्शन दिखा रहा है। तब से लेकर अब तक कई सारे पॉजिटिव न्यूज फ्लोज हैं, जिसके चलते ये स्टॉक जो है लगातार पॉजिटिव रडार पर नजर आ रहा है। बिकवाली का दबाव कहां पर दिखा? इन्फोसिस, एचयूएल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स थे, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स थे जो कि लाल निशान के साथ दिन भर गिरावट पर ट्रेड करते हुए दिखे। और जब क्लोजिंग हुई, इन्फोसिस कुछ हद तक संभला जरूर, लेकिन एचयूएल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में हमने बिकवाली देखी। इसके अलावा मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम टोरेंट पावर, बीएल, प्रेस्टीज एस्टेट और रियल एस्टेट स्पेस भी फोकस में था। हमने देखा काफी हद तक प्रेस्टीज एस्टेट में, मिड कैप स्पेस में अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज भी अच्छी तेजी पर ट्रेड कर रहा था, तो कुछ हद तक यहाँ पर रियल एस्टेट स्पेस पर नजर थी। ऑफकोर्स मई के मुंबई के सेल्स जो रजिस्ट्रेशन डेटा रियल एस्टेट के आए वो काफी अच्छे आए हैं, जिसके चलते मुंबई रियल एस्टेट स्पेस में फोकस होना चाहिए था, लेकिन वहां पर इतना बड़ा मोमेंटम न्यूज बेस्ड इंपैक्ट नहीं दिखा। लेकिन इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट साउथ बेस्ड कंपनी है जो कि मुंबई में वेंचर करने के बारे में सोच रही है, उसमें अच्छी तेजी दिखी। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज भी इसी के तर्ज पर यहाँ पर फोकस में जरूर दिखा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कोफोर्ज, एम्फासिस जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो मिड कैप के कुछ स्टॉक्स जहां पर तेजी नहीं देखने को मिल रही थी वो सूची में ये स्टॉक्स रहे। इसके अलावा गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर और निजी बैंक क्षेत्र दोनों ही स्पेसेस रहे जिन्हें दिन भर ने बाजार को काफी हद तक संभालने का काम किया। लेकिन इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्पेस, आईटी सेक्टर, मेटल कुछ हद तक हमने देखा कि लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते रहे। दिन भर काफी हद तक कोशिश जारी रही कि कुछ हद तक मोमेंटम बिल्टअप हो, लेकिन इन तमाम सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव रहा। हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज, निजी बैंक क्षेत्र थे जो कि बाजार को संभाल रहे थे। निफ्टी की क्लोजिंग लाल निशान के साथ, सेंसेक्स लाल निशान के साथ, मिड कैप ने दिन भर अपने आप को संभाला, लेकिन हीरो कहेंगे बैंक निफ्टी को, क्योंकि क्लोजिंग में हरे निशान के साथ बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। चलिए, तो ये था बाजार का पूरा राउंड अप, लेकिन हम रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर, जहां पर ET9 स्वदेश को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इंडिगो एयरलाइन रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग शख्स के साथ हुई घटना से सबक लेते हुए एक इंटरनल स्टडी कराने जा रही है एयरलाइन, और इस स्टडी के बाद एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करवाया जाएगा ताकि दिव्यांग यात्रियों को एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट के भीतर कोई परेशानी ना हो। ये पूरी खबर क्या है, दरअसल हमारे सहयोगी समीर दीक्षित बता रहे हैं। एयरपोर्ट पे और साथ ही एयरक्राफ्ट के भीतर स्पेशली एबल्ड पैसेंजर या फिर दिव्यांग को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए, खासकर जब वो डिस्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, इसको लेकर के इंडिगो एयरलाइन एक इंटरनल केस स्टडी करेगी। दरअसल ये फैसला इंडिगो को क्यों लेना पड़ा? क्योंकि 7 मई को एक मामले में रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो के एक स्टाफ ने एक स्पेशली एबल्ड पैसेंजर को एयरक्राफ्ट में चढ़ने से मना कर दिया। इसके पीछे तर्क स्टाफर ने यह दिया कि वो व्यक्ति स्पेशली एबल्ड पैसेंजर उस वक्त डरा हुआ था, पैनिक सिचुएशन में था और वो फिट नहीं था फ्लाई करने के लिए। उसके बाद में इसी मसले पर डीजीसीए ने एक इंक्वायरी बैठाई और उस इंक्वायरी में जांच में पाया गया कि एयरलाइन को, इंडिगो एयरलाइन को ये पूरी स्थिति को बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। और इसी को आधार बनाते हुए डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन पर तकरीबन एक हफ्ता पहले 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया। अब जाकर के इंडिगो इसी मसले को लेकर के, यानी कि स्पेशली एबल्ड पैसेंजर को एयरपोर्ट पर और आने वाले समय में अगर ऐसी कोई दोबारा स्थिति उत्पन्न होती है तो स्टाफ ऐसी स्थिति को कैसे हैंडल करे, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए एक इंटरनल केस स्टडी
करेगा। माना ही जा रहा है कि बहुत जल्द इंडिगो एक एसओपी या फिर गाइडलाइन जारी कर सकता है अपने स्टाफ के लिए कि वो ऐसी स्थिति में क्या किन नियमों का पालन करे, क्या कुछ वो एक्शन उनको लेना चाहिए। तो ये एक बड़ा कदम इंडिगो इस मसले पे यहाँ पर उठाता हुआ कि इंटरनल केस स्टडी करेगा। और ये भी सूत्रों से पता चला है कि जो डीजीसीए का फैसला था 5 लाख रुपए का फाइन लगाने का, डीजीसीए के इस फैसले को इंडिगो एयरलाइन चुनौती नहीं देगा, वो इसको किसी भी तरीके से इसका विरोध नहीं करेगा। और यहाँ पर इंडिगो कोशिश यही करेगा कि अपने जो उसका कंडक्ट है और अपने जो एसओपीज है उसमें उसको सुधार करे, उसमें और उन पहलुओं को शामिल करे ताकि ऐसी स्थिति में पैसेंजर्स को, स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स को बेहतर तरीके से वो हैंडल कर पाए। मई 2022 में जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल मई महीने के मुकाबले 44% का इजाफा हुआ है। मई महीने में 1,40,885 करोड़ रुपए का जीएसटी जमा हुआ है। जीएसटी की शुरुआत के बाद से चौथी बार है जब कलेक्शन 1,40,000 करोड़ के पार रहा है। खबर की तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी मेघना मित्तल दे रही हैं। जी, तो मई मंथ का जो जीएसटी कलेक्शन आया है वो 1,40,885 करोड़ पे आया है। ये याद रखिए कि हमने मई 27 को आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि जीएसटी कलेक्शन मई मंथ का 1.40 लाख करोड़ रहेगा, जो कि आज कंफर्म हो गया है। ये भी याद रखिए कि जो जीएसटी कलेक्शन है ये 44% हायर है लास्ट ईयर के मई से अगर कंपेयर करें तो। ये भी याद रखने की बात है कि जो लास्ट ईयर के जीएसटी कलेक्शंस थे वो ऑन एन एवरेज मंथ बहुत ही कम होते थे। 1 लाख करोड़ किसी मंथ टच होता था, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ऑन एन एवरेज 1.4 लाख करोड़ के लगभग जीएसटी कलेक्शन जा रहा है हर मंथ का। इनफैक्ट हम अप्रैल मंथ का देखें तो 1.67 लाख करोड़ जो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन गया था वो लास्ट मंथ गया था। इस मंथ ये इसलिए भी डाउन है क्योंकि ये मंथली रिटर्न फाइलिंग्स हैं। अप्रैल मंथ में हमेशा क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग्स भी इंक्लूड होती हैं। और हम देखें तो मई मंथ का जो जीएसटी कलेक्शन है वो हमेशा अप्रैल मंथ से हमेशा कम होता है। तो इसलिए भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 1.4 लाख करोड़ का जो हमने मई में कलेक्शन देखा है वो बहुत ही हेल्दी कलेक्शन है। इस मंथ का अगर सेस कलेक्शन देखें तो वो 10,000 करोड़ रुपीस के ऊपर है। ये भी एक अच्छा ट्रेंड है क्योंकि हम याद रखें कि लास्ट ईयर के जो सेस कलेक्शंस होते थे हर मंथ वो करीब 7,000 करोड़ के रुपीस के करीब होते थे, लेकिन हम जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी के साथ ये भी देख रहे हैं कि जीएसटी सेस कलेक्शन भी बढ़ रहा है, जो कि सेस के कॉम्पनसेशन में यूज किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो जीएसटी कलेक्शन जो इंक्रीज हो रहा है ये स्टेट्स के रेवेन्यू को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जून के बाद है जीएसटी कलेक्शन का जीएसटी कॉम्पनसेशन से स्टेट्स को मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। या येस्टरडे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो रिलीज इश्यू करी थी उसमें कहा था उन्होंने कि मई 31 तक उन्होंने सारे जीएसटी कॉम्पनसेशन ड्यूज क्लियर कर दिए हैं। अब केवल एक मंथ का जीएसटी कॉम्पनसेशन स्टेट्स को बाकी रह गया है, जो कि जून मंथ का होगा। उसके बाद कॉम्पनसेशन खत्म हो जाएगा। तो ये जो अच्छा एवरेज हम देख रहे हैं जीएसटी कलेक्शन का, इससे भी स्टेट्स का रेवेन्यू थोड़ा तो बिल्कुल इम्प्रूव होगा। मई का महीना खत्म हो गया और आज ऑटो कंपनियों ने पिछले महीने के बिक्री आंकड़े जारी किए हैं। 4 व्हीलर सेगमेंट में टाटा मोटर्स की बिक्री काफ़ी अच्छी रही, तो 2 व्हीलर में बजाज ऑटो की बिक्री निराशाजनक रही है। आंकड़ों की डिटेल्स यहां पर समझा रही है हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। तो इस बार अगर हम देखें तो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल स्पेस, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि ये जो सेगमेंट्स हैं अच्छे नज़र आ रहे हैं। फिर से एक बार इन्होंने बाजी मारी है। पैसेंजर व्हीकल स्पेस में M&M के नंबर्स अनुमान से कई गुना बेहतर देखने को मिले हैं। यहाँ पे उम्मीदें भी लगाई जा रही थी कि अच्छे नंबर्स पोस्ट करेंगे, और तीनों ही कंपनीज ऑटोमोटिव और पैसेंजर व्हीकल स्पेस में देखें, चाहे वो M&M हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो या फिर महिंद्रा, इन तीनों ने ही चिप शॉर्टेज की जो दिक्कतें हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करती हुई ये तीनों ही कंपनी नज़र आई है। M&M में 18% की महीने दर महीने ग्रोथ के बाद स्टॉक में एक अच्छा मूव भी देखने को मिला। वहीं अगर कमर्शियल व्हीकल स्पेस की बात करें तो यहाँ पे भी आयशर मोटर्स, VECV, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के बीच में अशोक लेलैंड बाजी मारता हुआ नजर आया है। यहाँ पे करीब 12% की महीने दर महीने इनकी सेल्स में बढ़त हुई है। अनुमान से भी बेहतर नतीजे इस पर्टिकुलर कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और आखिरी में देखिए स्टॉक में एक अच्छा मूव भी देखने को मिला। वहीं अन्य दो कंपनीज के जो नंबर्स थे वो अनुमान के मुताबिक रहे। अब 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल मिले जुले कहेंगे कि नतीजे आते हुए दिखे हैं, क्योंकि बजाज ऑटो, जहाँ पे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि इस बार भी
करीब इनका जो ओवरसीज़ का बिजनेस है यानी एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है वो 2 लाख यूनिट के आसपास रहेगा। वहाँ पे काफ़ी निराशा लगी है हाथ। 1.63 लाख ही केवल ओवरसीज़ मार्केट में ये कंपनी गाड़ी बेचती हुई नजर आई है और जिसके चलते महीने दर महीने देखें तो 21% की गिरावट है। स्टॉक काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट किया है। इसके बाद निफ्टी में टॉप लूजर आप बजाज ऑटो को ही देखेंगे। वहीं अगर टीवीएस मोटर की बात करें, दोनों ही कंपनीज एक्सपोर्ट पे काफ़ी फोकस करती हैं और मार्केट्स भी सेम है, पर टीवीएस मोटर्स का प्रदर्शन काफ़ी शानदार देखने को मिला है। एक्सपोर्ट्स में भी हल्की बढ़त हुई है और महीने दर महीने देखें तो 3% कंपनी के बिक्री के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन में अनुमान के मुताबिक दोनों ही कंपनीज ने नतीजे घोषित किए हैं, एमएनएम और साथ ही एस्कॉर्ट्स, और आने वाले समय में भी बिक्री यहाँ से अच्छी होगी। रूरल सेंटिमेंट सुधरता हुआ नजर आया है, ऐसा ही दोनों कंपनीज का अंदेशा है। तो मिले जुले आंकड़े कहेंगे, पर कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल स्पेस ने जरूर बाजी मारी है मई के महीने में। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का सामान किस बेल्ट पर आ रहा है, अब ये जानना आसान होगा। दिल्ली एयरपोर्ट ने इसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID इनेबल्ड बैगेज टैग की सुविधा दी है और इसे बैग ट्रैक्स के नाम से पेश किया गया है। इस टैग से रियल टाइम में पैसेंजर्स से ये डिटेल शेयर की जाएगी कि उनका सामान किस बेल्ट पर आ रहा है। और दिल्ली एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां इस सर्विस को पैसेंजर्स के लिए इसको दिया जाएगा। फिलहाल टर्मिनल 3 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बैग ट्रैक्स टैग दिए जाएंगे। कमर्शियल लॉन्च होने के बाद पैसेंजर्स इसे डिपार्चर काउंटर पर खरीद सकेंगे। दिल्ली में अब प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होगा। MCD ने 25 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पर 1% ट्रांसफ़र ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद पुरुषों के लिए ट्रांसफ़र ड्यूटी 4%, वहीं महिलाओं के लिए 3% हो जाएगी। मंगलवार को MCD की बैठक में ये फैसला किया जाएगा। MCD के स्पेशल ऑफिसर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इंक्रेड AMC के CIO और CEO मृणाल सिंह ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि बाजार पर महंगाई का असर दिखेगा। कंपनियों के लिए महंगाई का बोझ कंज्यूमर पर डालना मुश्किल होगा और उनके मुताबिक घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश के बेहतर मौके हैं। मार्केट पर्टिकुलरली ट्रेड, मैं कहूँगा कि ट्रेड हायर प्राइसेस पुश नहीं कर पा रहा है। अगर हम अक्रॉस द बोर्ड रिजल्ट्स में भी देखें, ना सिर्फ इंडिया में बाहर भी, सो ऑल्दो इन्फ्लेशन नंबर है, बट अगर इन्फ्लेशन पास करने की कोशिश करती हैं कंपनीज तो वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। सो आई थिंक सप्लाई चेन इज नॉट रेडी टू बी एबल टू पास प्राइसेस। सो उसका क्लियर a combination of, मैं कहूँगा, डिमांड डिस्ट्रक्शन एज वेल एज कूलिंग ऑफ प्राइसेस हो रहा है, जो ब्रॉडर इकोनॉमी और वॉल्यूम और ग्रोथ के लिए अच्छा है। So, मैं कहूँगा कि मार्केट पर्टिकुलरली ट्रेड थोड़ा पॉज ले रहा है और प्राइसेस रोल बैक हो रहे हैं। एक दूसरा कारण इसका ये भी है बिकॉज चाइना से जो डिसरप्शन से सप्लाई चेन के, वो थोड़े से ईज होने के सिग्नल्स भी आए हैं। सो उससे भी थोड़ा सा मार्केट को राहत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डाइजियो इंडिया की MD और CEO हिना नागराजन ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि आगे डबल डिजिट ग्रोथ की संभावना है। In service of our breakout growth there, right? And on the EBITDA side, I would say that the margin of this portfolio was more or less in line with portfolio margins, right? So EBITDA margin here is 14-15%. Our portfolio margins are back to 16% pre-COVID levels. So mathematically, there is no addition to margin with this deal, right? It will obviously provide, more growth as management focuses more and puts in more resources. Now, given the volatility in the environment and the fact that we are totally focused right now on closing the deal, I would say that we will be back to discuss, guidance once we have closed out the deal and that the environment has settled a bit and is more stable. IRCTC ने चौथे तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं और मुनाफे में करीब 2 गुना का उछाल देखने को मिला है। नतीजों पर कंपनी की CMD रजनी हसीजा ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि नई इनोवेशन पर कंपनी का फोकस रहेगा। नतीजे हमारे बहुत अच्छे रहे। हमने केटरिंग जो हमारा था उसमें कुक्ड फूड हमारा नवंबर से स्टार्ट हुआ, तो एक्चुअल इम्पैक्ट आपको नवंबर के बाद का मिलेगा। और उससे पहले हमारा रेडी टू ईट फूड चल रहा था, तो इतना इम्पैक्ट जो था इतना क्लियरली विजिबल नहीं था।
और उस महीने के उन 4 महीनों के इम्पैक्ट के बाद हमारे इसने जो है ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ केटरिंग टू आवर रेवेन्यू इज नाउ नियरली लगभग 26% है हमारा केटरिंग विभाग का कंट्रीब्यूशन इन दी टोटल रेवेन्यू। और अगर हम कहें आंकड़ों के हिसाब से तो 1880 करोड़ जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसमें हमारा जो केटरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है 26% के आसपास रहा है, जो कि काफी अच्छा रहा है। लेकिन इस मोमेंटम को तो सस्टेन करना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें काफी इनोवेशन करनी पड़ेगी, नए पार्टनर्स को लाना पड़ेगा, ई केटरिंग बिजनेस को और ध्यान देना पड़ेगा, अपने सारे टेंडर्स जो है थ्रू आउट इस तरीके से प्लानिंग करने का हमने प्लान बनाया है कि इनोवेशन से और मेथड से शॉर्ट मेथड यूज करके ताकि कोई ट्रेन बिना सर्विस के ना जाए, सो दैट द license fee and the revenue of the government of India and IRCTC as well is restored and brought back on the track. So pre-COVID level में हमारा catering का contribution 45% हुआ करता था. So we would like to achieve that. इंडिगो के लिए अभी बेहतर समय आना बाकी है। इंडिगो के सीईओ रनुजॉय दत्ता ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि नए बाजारों से जुड़कर कंपनी बेहतर ग्रोथ कर सकती है। So hopefully the industry has learned from its past mistakes. So let's go back to a period where there was strong revenue growth. And I'm thinking 2013, 2014. That time Indian economy was strong, GDP was great, airline revenues were going up. But the players all went after volume to the detriment of price. So in a strong revenue environment, people were losing money, people were going broke, all because everyone started chasing volume. This time round, I would say it truly is different, as shown by the last 3-4 months. The industry is behaving quite maturely, quite wisely, and saying, yeah, volumes are important, but hey, with these sort of fuel prices, we better keep the yields up. So that's the environment we are in, and I think we've learned from our past mistakes. And I am encouraged by the fact that both Akasa and Jet have seasoned veterans who've been through the industry cycle. So I don't expect them to come and score self goals by reducing yields and chasing volumes. They'll go broke faster than we will. So yes, I expect the industry to be more mature, and competition is always an issue. But look, you can't get too distracted by competition. We have 5 other guys. They'll each have their own little niche. They'll each have their own little business model. They'll have their own little strategy. We can't go tying ourselves in knots trying to figure out who's doing what. We have to focus on ourselves. We'll say, what is our position? What is our strategy? What makes sense for us? Let's just execute well. So that's what we're going to do. And like I said, the fundamentals of the business are very strong. Our market position is very strong. Our processes are very robust. So all of that put together make me very happy. मशहूर सिंगर केके की हार्ट अटैक से हुई मौत ने देश का दिल झंझोर कर रख दिया है। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं देश में हार्ट अटैक के मामले और क्यों इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं युवा? पेश है इसी पर स्वदेश विशेष। बीते रोज मशहूर सिंगर केके की मौत की खबर आती है। उनकी मौत की खबर के साथ आपका मन भी, आपका दिल भी दुखता है, क्योंकि बहुत सारे उनके गाए हुए गाने आपके जहन में उठते हैं, आपकी इंस्टाग्राम ट्विटर की फीड पर आते हैं। लेकिन बात जो है वो दिल की ही है, क्योंकि ये दिल ही है जो अब कभी भी धोखा दे सकता है। इससे पहले भी कई खबरें आई थी। बिग बॉस में रहे मशहूर स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की दिल के दौरे से अकस्मात मौत हुई। अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को ट्रैक करते हैं तो BMW इंडिया के हेड रुद्रतेज सिंह वर्कआउट करते समय दिल के दौरे से उनकी मृत्यु हुई। और ये तो बात हुई सेलिब्रिटीज़ की। आज के ज़माने में आपको अक्सर आपके आसपास के कई लोग जो कि युवा होते हैं, जिनकी जाने की उम्र नहीं होती, लेकिन दिल के दौरे से उनकी मौत हो जाती है। इसलिए इस दिल का ध्यान रखना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। आखिर कैसे रखें दिल का ध्यान? क्यों युवाओं पर भारी पड़ रही है ये दिल की बीमारी? इस पर पेश है हमारी आज की स्वदेश विशेष की पेशकश। इस मुद्दे पर अपने एक्सपर्ट से करेंगे बात, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट।
यह देश के मशहूर सिंगर के उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नत की आखिरी परफॉर्मेंस, जब उनके गीतों में झूम रहा था पूरा कोलकाता, लेकिन अचानक जश्न का रंग पल भर में काफूर हो गया। खुशियां पलक झपकते ही मातम में बदल गईं और के की तबीयत बिगड़ गई। वो गिर पड़े। बाद में खबर आई कि वो 53 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए हैं। वजह हार्ट अटैक। के की मौत की खबर से कई लोगों को सदमा लगा, लेकिन ये पहली बार नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम ऐसे हैं जो हार्ट अटैक की वजह से अकाल ही दुनिया को छोड़कर चले गए। इनमें सबसे हैरान करने वाली बात ये रही है कि ज्यादातर लोग कम उम्र के थे और फिट थे, जैसे बिग बॉस फेम सिद्धार्थ शुक्ला जो 40 साल के थे। कन्नड़ फिल्मों के जबरदस्त एक्टर पुनीत राजकुमार, इनकी भी 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। हाल में अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति और फिल्म प्रोड्यूसर राज कौशल 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक से चल बसे। इसके अलावा 47 साल के अभिनेता अमित मिस्त्री और 58 साल के ऋषि कपूर के भाई राजीव कपूर की मौत भी हार्ट अटैक से ही हुई थी। आमिर खान और टाइगर श्रॉफ के फिटनेस ट्रेनर रह चुके कहजाद कपाड़िया, जो कि काफी फिट थे, उनकी भी 49 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिर्फ इन हस्तियों की अचानक मौत ही सदमा देने वाली बात नहीं है। जो आंकड़े अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो और भी डराने वाले हैं। साल 2000 में 35 से 39 साल के उम्र के 1 लाख लोगों में से 48 लोग हार्ट अटैक से मरते थे, जबकि साल 2015 में ये आंकड़ा बढ़कर 61 हो गया। साल 2000 में 40 से 44 साल की उम्र में 1 लाख लोगों में से 85 लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती थी, जबकि 2015 में इस उम्र के 106 लोगों की मौत हार्ट अटैक से होने लगी। जबकि 45 से 49 साल की उम्र के बीच 1 लाख लोगों में से 134 लोगों की मौत साल 2000 में हार्ट अटैक से होती थी, जो 2015 में बढ़कर 170 हो गई। यानी कि हार्ट अटैक का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। साल 2000 से 2015 के बीच हार्ट अटैक से पुरुषों की मृत्यु दर करीब 10.5% से बढ़कर 13% के ऊपर पहुंच गई और महिलाओं की मृत्यु दर करीब 5% से बढ़कर 6.5% के ऊपर है। चिंता की बात यह है कि 30 से 35 साल के युवा भी हार्ट अटैक की चपेट में आने लगे हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से रिकवर होने वालों पर हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। जहां कोरोना के दौरान हार्ट फेल का खतरा 72% बढ़ जाता है, वहीं रिकवरी के बाद ये खतरा 52% तक रहता है। बहरहाल कम उम्र में हार्ट अटैक से मरने वालों के मामले पिछले कुछ समय से बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी कई वजह है। ज्यादा कठिन एक्सरसाइज करना भी एक वजह है। वहीं मुश्किल एक्सरसाइजेस के अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन, अनहेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल और कुछ क्रॉनिक बीमारियों से भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, सिंगर के की मौत के बाद अब फिल्मी जगत में भी एक शोक की लहर है। युवाओं में बढ़ती दिल की बीमारी पर मशहूर फिल्म एक्टर अक्षय कुमार ने क्या कहा, उसे भी सुन लेते हैं। You know, KK passed away, and there was this outpouring of grief because, you know, a young artist passing away, it just causes kind of a shock. And you've been in the industry for so many decades. He was also part of your industry, a young singer, has been associated. Part of my career, he was part of my lots of songs. Airlift के गाने भी उसने एक बहुत बड़ा गाना गाया था, तू भूला जिसे, जो कि actually climax गाना था. It was because of that song the climax was sounding so good, because वो पूरा का पूरा गाना चलता है जब हमने 1,70,000 लोगों को इंडियन एयरलाइंस ने और इंडियन एयरफोर्स ने जाके बचाया था, तो वो and it was a very shocking thing what happened last night. मैं भी तभी लौटा था and I heard that, and it's very sad that lots of our singers, we're losing them, and it happened in a very young age. And Akshay ji, you know, we still don't know the reason for his passing away, but increasingly people are talking about a work-life balance and how in the entertainment industry the pressures are so much that people don't have time for family, don't have time for oneself, don't have time to de-stress. What do you have to say about this? Because you have spoken about it. Lots of things has got to do with, जैसे आप बोल रहे हैं de-stressing हो, the lots of things have got to do with balancing.
और कुछ केसेस तो ऐसे हैं मैं जानता हूँ जो कि लॉन्ग कोविड से भी रिलेटेड हैं, एंड सो आई वुड जस्ट से कि वी हैव टू कीप आवरसेल्फ काम, वी हैव टू not panic, and the balance of we have to change our lifestyle quite a lot, and we have to settle ourselves and keep ourselves, our mind and the way we जो भागम दौड़ी है उसको थोड़ी सी, उसका जो स्पीड है वो थोड़ी कम करनी चाहिए कुछ सालों तक के लिए, जब तक we come out of this whole pandemic which is going on. चलिए हम इस पर और बातचीत करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर एस.के. चोपड़ा जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेदांता में इशिका तनेजा जो कि एक्ट्रेस हैं, और दीक्षा छाबड़ा जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं, सब हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसको और बातचीत करते हैं। डॉक्टर चोपड़ा, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कैसे हो रहा है, ये हो क्या रहा है, आपकी क्या समझ कहती है? क्योंकि कई सारे किस्से आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें कि कोई प्रायर हिस्ट्री नहीं है, कोई बीपी की, कोई शुगर की बीमारी नहीं है, और उसके बावजूद पहले कहा जाता था कि जो हार्ट है वो आपको एक बार दो बार सिग्नल देता है, एक माइनर हार्ट अटैक आता है, लेकिन कई सारे आपको ऐसे किस्से सुनने को मिल रहे हैं जहाँ पे कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, सडन अटैक्स आते हैं और बस उसके बाद फिर आप ब्रॉड डेड लाए जाते हैं। I think the most important cause which I come across all the patients is a faulty lifestyle. And in the faulty lifestyle, जो सबसे बड़ा कारण है वो एक मानसिक तनाव। मानसिक तनाव से ही इंसान की सारी आदतें बिगड़ती हैं। वो इंसान स्मोक करता है, लेट नाइट खाना खाता है, लेट सोता है और पूरा बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता और खाने पीने में कोई संयम नहीं होता। तो इन सब चीजों से हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके ऑक्सीडाइज होने से हमारी जो धमनियां हैं वो हार्ड हो जाती हैं और वहाँ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, और एनी टाइम जो कोलेस्ट्रॉल के प्लाक होते हैं वो रप्चर हो जाए अगर, सो दे प्रोड्यूस ए मैसिव हार्ट अटैक। बिकॉज उसके रप्चर होने से खून में जो खून का जो बहाव होता है वहाँ खून का थक्का जम जाता है और उसके बाद में मैसिव हार्ट अटैक होता है। 50% लोगों की तो सडन डेथ हो जाती है। दैट्स व्हाई वी लॉन्च्ड ए प्रोग्राम मिशन अटैक हार्ट अटैक। ए टाइम हैज कम, वी नीड टू हैव पैराडाइम शिफ्ट टू एनहांस द अवेयरनेस इन द पीपल माइंड कि हार्ट अटैक को बचाना हमारे हाथ में है अगर हम संयम से रहें। शुरू से भाग दौड़, तेजी, मानसिक तनाव, नेगेटिव कंपटीशन, एरोगेंस, हॉस्टिलिटी, सिनिकल बिहेवियर, एल्ट्रुइज्म, इन सब चीजों से, नेगेटिविटी से हमारे अंदर जो नेगेटिव बैलेंस बॉडी में हो जाता है उससे हमारे अंदर कुछ केमिकल लिबरेट होते हैं जिससे हम कहते हैं एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और कॉर्टिसोल। उससे हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, हमारी धड़कन बढ़ जाती है और वो हार्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसके कारण मैसिव हार्ट अटैक होता है। I've seen lot of youngsters, film stars especially, and even the sports people, they fall victim to heart attack at a very young age. So I think दीक्षा, मैं आपके पास इसको इस सवाल आपके पास वापस लौटता हूँ। डॉक्टर दीक्षा, आपके पास इस सवाल को लेके आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं फिटनेस की, लाइफस्टाइल की, लेकिन जितने भी नाम मैं आपको गिना दूँ, और इसमें दो नाम मैं विदेशी भी आपके सामने जोड़ दूंगा, शेन वॉर्न और एंड्रयू साइमंस, ये तो स्पोर्ट्समैन रहे हैं और मतलब इनकी फिटनेस की तो आप दाद दिया करते थे उस समय में। तो क्या फिट होना, फिट दिखना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल का होना दो अलग चीज़ें हैं? और हम कहीं मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं इन चीज़ों को कि आप दिखते सिद्धार्थ शुक्ला से फिट तो आपको कौन ही दिख जाएगा? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिट दिखना और फिट होना में काफ़ी अंतर है। एक्चुअली में सेलिब्रिटीज की लाइफ, उन्हें फिट दिखना ज़रूरी है, इट इज़ पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशन, बट उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल जिंदगी होती है। चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन को ले लीजिए या टीवी इंडस्ट्री के एक्टर्स या फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज को ले लीजिए, तो उनकी लाइफ में कीपिंग देमसेल्फ फिट इज एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ये उनके प्रोफेशन से काफी नजदीकी तौर पर जुड़ा हुआ है कि उन्हें अच्छा दिखना है
और पर उसके साथ साथ काफी सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी उन्हें रोज के रोजमर्रा की दिनचर्या में देखना पड़ता है। कई बार नींद पूरी नहीं होती है, किसी तरह के अनऑथराइज्ड ड्रग्स की किसी को एडिक्शन हो सकती है, या आप अपनी किसी एक्सट्रीम रिजल्ट्स के लिए डाइट का नहीं ध्यान उस तरह से रख पा रहे हैं जिसमें जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाए, अपने आप रेगुलर चेकअप्स नहीं कर पा रहे हैं। तो बिकॉज उन्हें हर तरह के रोल्स और कैरेक्टर के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, एक लाइमलाइट वाली जिंदगी जीनी पड़ती है, तो वो फिट दिखने की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन फिट बॉडी एक्चुअली में होने के लिए जो मेहनत जरूरी है, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है। रास्ते काफी कुछ पैरेलली साथ में चलते हैं, बट एक छोटे छोटे जो बीच के स्पीड ब्रेकर्स हैं या शॉर्टकट्स हैं, उसकी वजह से ही ये डाइवर्जन हो जाता है कि आप फिट जरूर दिख रहे हैं पर आप असल में आपकी बॉडी फिट नहीं है। मैं आपसे लेना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दीक्षा ने कही, और हमको अक्सर ये वीडियोस मिलते हैं कि देखिए 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपके पास आया, डायरेक्टर, और वो वापस आया और उन्होंने कहा कि आपको इतने दिनों के अंदर इतना वेट लूज करना है, और फिर उसको प्रॉपर फिल्म करा जाता है कि देखिए कैसे इन्होंने इस तरीके का वेट से वो यहाँ पे आ गए। अब देखिए ये दिखता भी बहुत अच्छा है, आपकी डेडिकेशन भी बताता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है इशिका, क्योंकि ये चैलेंजिंग भी है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपको अब दिखने लग गए हैं। सी आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्चुअली में मुझे लगता है सारी सेलिब्रिटीज फेस करते हैं वो ये है कि उनके पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम स्पैन है जिसके अंदर वो अपनी परफॉर्मेंसेस दिखा सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, क्योंकि लाइफ स्पैन आपका धीरे धीरे जाता जा रहा होता है एंड आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ईयर्स होते हैं। That is, I think, one of the biggest cause where you put so much pressure on yourself कि आपको लगता है कि नहीं इसी टाइम पे ही मुझे सब कुछ करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कॉज मुझे जो लगता है वो ये है कि कंपटीशन, और होता क्या है, बहुत ही अनहेल्दी कंपटीशन है इन इंडस्ट्रीज में, बिकॉज अगर जब आप देखते हैं सबकी बॉडीज, आपको जैसे आपने 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, जो मीडिया या फिर एक्टर खुद कभी नहीं डिस्क्लोज करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो सिर्फ बात करते हैं हेल्दी डाइट की जो वो खा रहे हैं, जो एक्चुअली में पूरा सच नहीं होता, क्योंकि अंदर आपको कंपटीशन दिख रहा है और वो कंपटीशन एक्चुअली में ग्रोथ हार्मोन्स यूज कर रहे हैं जिससे एक अमेजिंग ग्लो आ रहा है, वो अलग अलग तरह के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, अलग अलग तरह के स्टेरॉइड्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और ये न्यूज फ्लैश करना कि मैंने 30 डेज में इतना काम कर दिया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पीआर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फिल्म के लिए, वो दिखाना कि कैसे इन्होंने ट्रांसफॉर्म करा सो दैट इट क्रिएट्स अ बज। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज, बिकॉज लोगों को लगता है कि वो मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा और मेरा रोल या मेरी कोई जगह कोई और कंज्यूम कर लेगा। थर्ड पॉइंट जो किसी को दिखाई नहीं देता है मैनेजर्स का, क्योंकि आपके साथ इतनी सारी कंपनीज, या तो आपको कंपनीज बैक से सपोर्ट कर रही होती है, प्रोडक्शन हाउस होता है, या मैनेजर्स होते हैं जो चाहते हैं कि वो आप उतना परफॉर्म कर लो उस लिमिटेड समय में, क्योंकि सबको पता है कि टाइम निकलता जा रहा है और जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा आपकी परफॉर्मेंस और कम होती जाएगी। अभी आपका फैंस में क्रेज है तो आप चाहो कि आप ज्यादा से ज्यादा फिल्में ले लो, आप ज्यादा से ज्यादा गाने कर लो, आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सर्ट कर लो, बैक टू बैक, क्योंकि उनको वो ग्रोथ दिखानी होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन का जो है रीजन, वो आप जानते हुए भी कि मैं एक गलत चॉइस कर रहा हूँ या फिर मेरे को अभी रेस्ट ले लेना चाहिए था, वो आप ओवरलुक कर देते हैं एंड फिर वो एक से ऐसे आता है जैसे कि दिस इज अ वेरी सैड डिमाइस। एंड इनफैक्ट इतने क्रिकेटर्स इतने यंग एज में जा रहे हैं, इतने स्पोर्ट्समैन इतने यंग एज में जा रहे हैं, इट बिकम्स वेरी disheartening to know, you know, that this is happening. So we can talk about the solutions definitely because we are all aware, पर मुझे जो सबसे ज्यादा बुरा लगता है वो ये लगता है कि जब फैंस देखते हैं और वो उनसे इंस्पायर होते हैं कि 30 डेज में इन्होंने इतना ये ट्रांसफॉर्म कर लिया, या इनको देखो ये सुबह शाम इतना काम करते हैं उनकी, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया की वजह से आप
अपना लाइफस्टाइल दिखा पा रहे हो लोगों को, तो उनको लगता है ये लाइफस्टाइल सच है या फिर ये बॉडी सच्ची है। वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि जो वेजिटेरियन होना क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअली में इतने हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स ले रहे हैं कि वो किसी को पता ही नहीं लग रहा है। एंड जो जनता है, जो यूथ है, वो एक बहुत ही गलत पाथवे फॉलो कर रहा है और उनको रियलिटी से बिल्कुल भी वो टच में नहीं है। रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस यानी जीईएम में अब कॉर्पोरेट भी खरीदारी कर सकेंगे और कैबिनेट से इस फैसले को मंजूरी मिल चुकी है। इस फैसले से एमएसएमई को कितना फायदा होगा, इस पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने जीईएम के सीईओ प्रशांत सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल के सीईओ प्रशांत जी हमारे साथ हैं। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि कैबिनेट में सरकार ने फैसला लिया है कि अब कोऑपरेटिव्स भी आपके पोर्टल पे बतौर बायर आ सकते हैं। इसका मायने क्या है, ये किस तरीके से आपके पोर्टल को, सरकार के जेम पोर्टल को फ़ायदा पहुँचाएगा? ये एक बहुत ही अहम फैसला है। इसका फ़ायदा जेम को भी है, इसका फ़ायदा कोऑपरेटिव्स को भी है। हमें क्या फ़ायदा है कि हमारे जो सेलर्स हैं, हमारे पास करीब 45 लाख रजिस्टर्ड सेलर्स हैं, उनको एक एक्स्ट्रा बायर बेस मिलेगा, बहुत बड़ा बायर बेस मिलेगा। वो चाहे तो अभी वो लिमिटेड सामान गवर्नमेंट को बेच रहे थे, कोऑपरेटिव्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी गवर्नमेंट से अलग भी हो सकती है। तो जिस तरह के प्रोडक्ट वो गवर्नमेंट को बेचे तो उसके अलावा भी कई तरह के प्रोडक्ट वो बेच पाएंगे, नंबर 1। सेकेंड थिंग इज जो कोऑपरेटिव्स को क्या फ़ायदा होगा, अभी क्या है कि उनकी प्रोक्योरमेंट कभी कोई मार्केट से खरीद रहा है, कहीं कोई MRP पे खरीद रहा है, कहीं कहीं से ले रहा है। अगर वो चाहें कि अपना सिस्टम को मैं सुधार लेके आऊँ, बड़ा प्रोक्योरमेंट हो, नंबर ज़्यादा हो, तो आपका प्रोक्योरमेंट टाइम कम हो जाएगा, आपका प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, आपकी पूरी ऑडिट ट्रेल रहेगी। जो आपको नॉर्मल लोग कहते हैं कोऑपरेटिव में लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो एलिगेशन ख़त्म हो जाएगा। आपको बेस्ट प्राइस पे सामान मिलेगा, आप पेमेंट करोगे सामान मिलने के बाद, जो कि नॉर्मल ई कॉमर्स पोर्टल पे आप पहले करते हो पेमेंट। गाँव में भी अगर हमारा जो इंटीग्रेशन हो गया है पंचायती राज से और जो हमने MOU किया है CSC और इंडिया पोस्ट के साथ, उससे अगर कोई गांव का छोटा से छोटा सेलर भी है, अगर वो झाड़ू बेचना चाहता है वो भी बेच सकता है, बिकॉज इंडिया पोस्ट वाला जाके उसको सर्विस करेगा। अगर आप कहोगे प्राइवेट वाला कोई करा दे इसको, तो फिर आई हैव माई डाउट्स। क्योंकि ये जो फिगर है वो बहुत बड़ा है, आपने कहा उसके लिए MOU किया है, तो वो खाका किस तरीके से आप तैयार करेंगे? आप कैसे कोशिश करेंगे कि सारे कोऑपरेटिव्स आपके साथ आएँ और वो जेम पोर्टल का लाभ लें? वो खाका तैयार है। इनफैक्ट अगर हम खुद एज जेम ट्राई करें तो बहुत मुश्किल टारगेट लगता है। तो हमने एंटिसिपेट कर लिया था कि ये हो सकता है कि सरकार इस पर अनुमोदन दे हमें। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके लिए, एक तो हमारा अपना सिस्टम है स्टेट्स में, उनको ट्रेन किया हुआ है कि भाई आप ऐसे करोगे। दूसरा हमने एक MOU किया है कॉमन सर्विसेज सेंटर और इंडिया पोस्ट के साथ, जिसमें कि इंडिया पोस्ट के 2 रोल हैं। एक तो ये कि लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेंगे, वो जो लास्ट में हमारा उससे इंटीग्रेशन हो भी चुका है। आज अगर कोई सेलर है वो गाँव से सामान बेचना चाहता है दिल्ली में किसी को, तो उसको ऑप्शन मिलता है, क्या आप इंडिया पोस्ट कोई सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेगा तो सारा कुछ ऑनलाइन जो सिस्टम है इंडिया पोस्ट का होगा और उसकी पूरी विजिबिलिटी जेम पे रहेगी। वो देख पाएगा कि साहब, हमारा बायर भी देख पाएगा, सेलर भी, कि सामान कब उठा, कहाँ पहुँचा, कितने दिन में आने वाला है। इसके अलावा 8.5 लोग को हम कैसे रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा बड़ा सिंपल है। तो हमने अभी क्या किया, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उनके 4.5 लाख टच पॉइंट्स हैं, उनका प्रेजेंस हर विलेज पंचायत लेवल पर भी है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है। 8 जून को दोनों नेताओं को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है और नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने पिछले महीने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जांच में शामिल किया था। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर सोनिया और राहुल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगा था। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के समन पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले के जरिए मोदी सरकार परेशान करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।